स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग अब तक प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिंहावलोकन करते आए हैं। प्राचीन भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिंहावलोकन शुरू कर रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से इतिहास का यह भाग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, या पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था, जैसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आज का पहला प्रश्न, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। आपके विकल्प हैं, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद बिन कासिम, या चौथा मोहम्मद गोरी। आपको जानकारी के लिए बता दें, अब तक हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े थे। प्राचीन भारत का वह इतिहास है जब भारत की शासन व्यवस्था पर भारत के लोगों का प्रभुत्व रहा। चाहे वो हिंदू धर्म का मानने वाला व्यक्ति रहा होगा, बौद्ध धर्म का मानने वाला व्यक्ति रहा होगा, या जैन धर्म का मानने वाला व्यक्ति रहा होगा। कब? जब भारत पर शासन किया और वो प्राचीन भारत का अंग कहलाया। यानी कह लो कि वो टाइम पीरियड जब भारत पर भारत के लोगों ने शासन किया, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को मानने वाले लोगों ने शासन किया, वो भारत का प्राचीन इतिहास था। और जब भारत पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का शासन हुआ, अरब के लोगों का शासन हुआ, तुर्कों का, मुगलों का शासन हुआ, वही भारत का मध्यकालीन इतिहास कहलाया। और भारत का मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक? भारत का मध्यकालीन इतिहास 700 ईस्वी से लेकर के और 1707 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वही भारत का मध्यकालीन इतिहास है। इससे पहले का जो टाइम पीरियड है वही भारत का एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास है। और इससे बाद का जो टाइम पीरियड है वही भारत का आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आधुनिक इतिहास वो टाइम पीरियड था जब भारत पर यूरोप के लोगों ने शासन किया, ब्रिटेन वालों ने शासन किया, या कह लो ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने शासन किया। वो भारत का आधुनिक इतिहास था। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने शासन किया, वही भारत का प्राचीन इतिहास था। और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के मानने वाले लोगों ने शासन किया, वो भारत का प्राचीन इतिहास था। आज शुरू करते हैं इस सेशन को। और आज का ये पहला प्रश्न, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जी हां, बताने की जरूरत नहीं कि भारत पर पहला सफलतम आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था, आतताई था, उसका नाम था क्या? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किया था? जी हां, 712 ईस्वी में। कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में आक्रमण किया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसने भारत पर कहां आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। वर्तमान समय में सिंध पाकिस्तान का एक प्रांत है, लेकिन वो दौर जब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है तब सिंध भारत का ही अंग हुआ करता था। 1947 से पहले पाकिस्तान भी तो भारत था। मैं बताता हूं कि दुनिया के सभी देशों का समय के साथ सिर्फ भूगोल बदला, इतिहास बदला, लेकिन भारत वो देश है जिसका समय के साथ इतिहास और भूगोल दोनों बदला है। और उसके लिए भारत के लोग ही जिम्मेदार रहे हैं। आपकी उन्नति होती है या अवनति होती है, चाहे परिवार हो या देश हो, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सबसे पहले अटैक करता है सिंध पर। अगर पूछे कि सिंध में भी सबसे पहले कहां पर अटैक किया था, तो देवल बंदरगाह पर इसने अटैक किया। कहां पर? देवल बंदरगाह पर अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम कहां का रहने वाला था? आप कहेंगे कि फारस का रहने वाला था। जिस फारस को हम लोग ईरान और इराक के नाम से जानते हैं, वही फारस प्राचीन काल में, मध्यकालीन टाइम पीरियड में किस नाम से जाना जाता था? फारस। उसके और तह में जाएंगे कि उसका नाम फारस क्यों हुआ, तो पौराणिक साहित्यों से यह प्रमाण मिलता है
कि भारत की सीमाएं कभी जो है दजला फरात नदियों से लगती थी। दजला फरात नदियां आज भी जो है ईरान के बॉर्डर पे जो है बहती हैं। वो क्षेत्र था जो कृषि कार्य के लिए बिल्कुल शून्य था, यानी डेजर्ट था, रेगिस्तान था, लेकिन उन क्षेत्रों में पारस पत्थर पाया जाता था। और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पारस पत्थर वो पत्थर है, पारस पत्थर से जिसका जो है स्पर्श हो जाए, टच हो जाए, वो सीधे गोल्ड में यानी सोना में कन्वर्ट हो जाए। वो अलग बात है कि आज तक किसी को मिला नहीं, अगर मिल जाता तो फिर तो पढ़ने पढ़ाने का काम ही खत्म हो जाता। वही पारस जो क्षेत्र था, कालांतर में वहां की रहने वाली जनजातियों के गलत उच्चारण के कारण जो है पारस से फारस हुआ था। आज भी इंग्लिश में उसको पर्सिया ही बोलते हैं। इराक और ईरान का जो वर्तमान क्षेत्र है वही कभी जो है पर्शिया या फारस कहा जाता था। वहीं का रहने वाला था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कहां का? फारस के क्षेत्र का। और मोहम्मद बिन कासिम अगर जो है पूछा जाए कि फारस के किस शासक का सेनापति था, किस शासक का भतीजा था, वहां के किस शासक का दामाद था, तो बहुत सारी इसकी उपलब्धियां थी। दरअसल फारस के शासक जिनका नाम था अल हजाज, क्या नाम था? अल हजाज नाम था। और अल हजाज वहां के शासक थे, उन्हीं का रिश्ते में ये पहले भतीजा था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। थोड़ा सा प्रोग्रेस किया तो उनका दामाद हो गया, हालांकि वहां के कल्चर के अनुसार कुछ गलत नहीं था। और प्रोग्रेस किया तो वहां का सेनापति हो गया। और उसी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में फारस के शासक अल हजाज के द्वारा एक सेना भेजी जाती है। कहां पर? सिंध पर। और मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जो सफलतापूर्वक सिंध पर विजय प्राप्त करने में जो है कामयाबी हासिल करता है। इससे संबंधित और कुछ तथ्यों को यहां बता देते हैं। क्या मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले अटैक करता है? अभी मैंने बताया कहां पर किया अटैक? जी हां, सिंध पर। सिंध के जो है देवल बंदरगाह पर उसने अटैक किया था। आज भी ये देवल बंदरगाह, जिसको कि अब कराची बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, आज भी सिंध पाकिस्तान का एक राज्य है जिसकी राजधानी जो है कराची है। हालांकि कराची पाकिस्तान की भी राजधानी कभी रही थी। मोहम्मद बिन कासिम का यहीं पर अटैक हुआ। और कब अटैक हुआ था? तो जो है 712 ईस्वी में जो है अटैक हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम, अभी मैंने बताया कि ये भतीजा था, दामाद था, सेनापति था। किसका? अल हजाज का। किसका सेनापति था? अल हजाज का जो है सेनापति था। सेनापति आपसे पूछे किसका भतीजा था? इन्हीं का भतीजा भी था। और जो है इन्हीं का, किसका? अल हजाज का ये दामाद भी था। इसने क्यों अटैक किया? इसके अटैक करने के पीछे जो है रीजन क्या था, उस कहानी को आप लोग देखेंगे। यह भारतवर्ष, दक्षिण भारत का जो है मैप मैंने बनाया। इसके नीचे भारत का एक जो है पड़ोसी देश जिसका नाम श्रीलंका, जिसे कभी सिलोन के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया? सिलोन के नाम से जाना गया। सिलोन के नाम से जाना गया। और 712 ईस्वी में दरअसल होता क्या है कि सिलोन से जो है एक नाव बगदाद की तरफ जो है चलती है, जिस पर बगदाद के खलीफा के लिए कुछ उपहार जो है उस नाव पर जो है रखे गए थे। लेकिन ये वाले बेल्ट में पहुंच करके, सिंध वाले जो है बेल्ट में पहुंच करके, देवल वाले जो है बेल्ट में पहुंच करके इस जो है नाव को 712 ईस्वी में ही जो है लूट लिया जाता है। उस समय सिंध का जो राजा था, सिंध का राजा था, उसका नाम था क्या? दाहिर। क्या नाम था? दाहिर नाम था। हालांकि इस घटना से दाहिर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। उन दिनों भी और आज भी समुद्री लुटेरे, जिनका जो है जीवन यापन करने का, आजीविका का साधन होता है क्या? नावों को, मालवाहक जहाजों को लूटना। आज भी आप देख रहे हो कि भारत के मालवाहक जहाज हैती आतंकवादियों के द्वारा बार बार जो है निशाना बनाए जा रहे हैं लाल सागर में। उन पर जो है रॉकेट दागे जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो उन दिनों भी जो है ऐसी प्रथा थी, उस समय भी पायरेट्स प्रॉब्लम थी और आज भी है। सिंध का शासक दाहिर, जो कि चच वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? चच वंश का राजा था। उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि सिंध का पड़ोसी देश उस समय जो है पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तमपुर, जिसको कि अब पेशावर के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तमपुर की स्थापना राजा भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा किया गया, वही पुरुषोत्तमपुर पुरुषपुर कहलाया और वही अब जो है पेशावर कहलाता है। वहां के शासक के द्वारा पत्र लिख करके फारस के शासक अल हजाज को जो है बताया जाता है कि हमें पता है कि इस घटना में सिंध का शासक दाहिर इन्वॉल्व है, उसी का हाथ है। जबकि अल हजाज भी जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है, दाहिर भी जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब भारतीय व्यक्ति, एक भारतीय शासक ने ही देश के साथ गद्दारी की और उसी ने अल हजाज को सिंध पर अटैक करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया कि तुम सिंध पर आक्रमण करो, मैं तुम्हारा जो है साथ दूंगा। राजा दाहिर के द्वारा ही जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। दाहिर को अल हजाज की तरफ से जो है पत्र मिला है और उस पत्र में इस घटना में इन्वॉल्व जो अपराधी थे उन अपराधियों को मांगा गया और उसके एवज में उससे 25 क्विंटल जो है गोल्ड मांगा गया। बस भारत वो देश था जिसको तब सोने की चिड़िया कहा जाता था, आर्थिक रूप से संपन्न देश था। हालांकि दाहिर ने ऐसा कुछ भी जो है करने से साफ इनकार कर दिया और इनकार कर दिया तो तब तो बस एक ही विकल्प था उन दिनों, क्या, या तो नन ऑफ दिस नहीं तो कट ऑफ दिस। दाहिर सोच रहा था कि अगर फारस का शासक अल हजाज उस पर आक्रमण करेगा तो उसको पत्र लिखेगा। तब का वो जमाना होता था, एक राजा दूसरे को पर जब आक्रमण करता था तो बाकायदे उसको जो है पहले सूचित करता था कि ये युद्ध कब होगा, कहां होगा। महाभारत काल की भारत में ये परंपरा रही थी। महाभारत काल में महाभारत युद्ध हुआ तो वेद व्यास जी ने शुभ मुहूर्त निकाला था। तो भारत वास्तव में बड़ा ही आध्यात्मिक जो है देश रहा था और उसी अल हजाज के द्वारा अपने दामाद या सेनापति या भतीजा मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में उसी के नेतृत्व में जो है सेना भेजी जाती है और वो सिंध पर आक्रमण करता है। तो इस घटना के पीछे जो है यही कहानी रही थी। दाहिर युद्ध करता हुआ जो है मारा गया। हालांकि भारत की वो परंपरा नहीं थी अचानक किसी पर अटैक करना, बिना बताए किसी पर जो है आक्रमण करना उन दिनों हिंदू धर्म के जो है विरुद्ध हुआ करता था। महाभारत कालीन परंपराएं रही थी, लेकिन यहां पर भारत में छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध या आतंकवादियों के तरह घात लगा करके जो है आक्रमण करने की जो है प्रथा भारत में कौन, अरब के लोगों के द्वारा ही लाया गया था। और अंततोगत्वा मोहम्मद बिन कासिम अपने नापाक इरादों में कामयाब रहता है। दाहिर युद्ध करता हुआ विजयश्री नहीं ना, ये दाहिर जो है अंततोगत्वा युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। और इस घटना की पूरी जानकारी जो है जिस पुस्तक से मिलती है उस पुस्तक का नाम है क्या, चचनामा। इस पुस्तक का क्या नाम है, इस पुस्तक का नाम चचनामा है, या इसे जो है फतहनामा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, फतहनामा के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक किस भाषा में जो है लिखी गई थी, जी हां अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में, अरबी भाषा में लिखी गई थी। लेकिन जिसने भी लिखा सब कुछ लिखा, अपना नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उस पुस्तक में, चचनामा जो पुस्तक थी, उसमें मोहम्मद बिन कासिम की काली करतूत, उसके कुकृत्यों को जो है इसमें लिखा गया था। इसलिए जिसने भी लिखा होगा अपना नाम नहीं लिखा। उसको पता था कि अगर अपना नाम लिखूंगा तो फिर मेरे बारे में फिर कोई दूसरा लिखेगा। उन दिनों इतिहासकारों की स्थिति भी बिल्कुल आज की तरह मीडिया कर्मियों की तरह होती थी, जिसका खाते थे उसी का गाते थे। और नहीं तो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों के खिलाफ अगर कलम चलाए तो कब रवीश कुमार बन जाते थे कोई भरोसा ही नहीं था। यही वजह था कि चचनामा नामक पुस्तक का बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। किस भाषा में अनुवाद किया गया था? फारसी भाषा में जो है अनुवाद किया गया कफी के द्वारा। लेकिन जो है इसको लिखा किसने था यह किसी को पता नहीं है और नहीं इसकी मूल प्रति जो है किसी के पास जो है उपलब्ध है। और तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है होगा, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा।
कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जो मैं फैक्ट बताऊंगा वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है अति महत्वपूर्ण होगा। दूसरा प्रश्न देखें, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? पिछले प्रश्न में ही मैंने बता दिया था कि कब हुई थी, 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अगर पूछा जाए कि सिंध पर जो है विजय का प्रयास जो है किसने किया था, तो 711 ईस्वी में भी सिंध पर जो है अटैक किया गया था। कब किया गया था? 711 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? उबैदुल्लाह के द्वारा किया गया था, लेकिन उबैदुल्लाह आए और मसल दिए गए, यानी इनको मार दिया गया। उसके बाद किसने अटैक किया? उसके बाद बुंदैल के द्वारा अटैक किया जाता है, लेकिन यह भी जो है अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। तब ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी? मोहम्मद बिन कासिम को दी गई, जो अल हजाज का रिश्ते में भतीजा था, दामाद था, सेनापति था, और उसी ने 712 ईस्वी में कहां पर अटैक किया था? देवल पर अटैक किया, सिंध पर अटैक किया था। अगर आपसे जो है पूछा जाए क्या कि भारत पर जो है सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया, सबसे प्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो जो प्रथम आक्रमण था वो भी फारस के व्यक्ति के द्वारा ही किया गया, जिसका नाम था क्या? डेरियस प्रथम, या जिसका नाम था दारा प्रथम। क्या नाम था? दारा प्रथम। कब? 512 ईस्वी में। कब ये अटैक किया गया था? 512 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे, ईस्वी नहीं, कब? 512 ईसा पूर्व में जो है अटैक किया गया था। फारस वालों की निगाह में तब से जो है भारत रहा था और कामोबेश आज भी बना हुआ है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, मंगोल, अरब, तुर्क अफगान। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बहुत सारी मैंने बातें जो है आपको अभी जो है बता दी। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर अटैक किया था तो सिंध विजय करने के बाद, दाहिर की हत्या करने के बाद, इसने सबसे पहले यहां रहने वाले लोगों से जजिया कर वसूला। कौन सा? जजिया टैक्स जो है वसूलता है। और इस तरह भारत की धरती पर जजिया कर वसूलने वाला पहला जो है आक्रमणकारी था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कहां? सिंध पर। सिंध के बाद अगर पूछा जाए कि इसने सिंध के बाद जो है किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था, आप कहेंगे कि मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। कहां पर? मुल्तान। मुल्तान जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का शहर है, चिनाब नदी के तट पर स्थित यह शहर है, और यहां से इतना बड़े पैमाने पर इन लोगों को धन प्राप्त हुआ कि इसका जो है इन्होंने नाम स्वर्ण नगरी रखा था। क्या नाम रखा था? स्वर्ण नगरी। और सबसे पहले सिंध में, उसके बाद मुल्तान में जजिया कर लगाया गया, जजिया टैक्स लगाया गया। इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले या जो गैर इस्लामिक लोग थे उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसी को कहा गया क्या? जजिया टैक्स। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में ही तलवार के दम पर पहली बार जो है सामूहिक धर्म परिवर्तन कराता है। तो भारत की धरती पर जबरदस्ती बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने का जो है पहला प्रमाण भी मिलता है यहीं से, सिंध से। किसके द्वारा कराया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कराया गया। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। चचनामा में लिखा गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जी भर के लूटा। उस समय की यह परंपरा थी, अरब वालों के द्वारा ही यह परंपरा विकसित की गई थी, इतनी घिनौनी और घटिया परंपरा। वरना भारत में महाभारत जैसा जो है युद्ध हुआ तो उस समय भी कुरुक्षेत्र को इसलिए जो है चयनित किया गया क्योंकि कुरुक्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्र में आम लोगों की आबादी नहीं थी। युद्ध होता था लेकिन आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का पूरा जो है ध्यान रखा जाता था। लेकिन अरब तो अरब था, जहां सभ्यता संस्कृति जैसी जो है कोई चीज ही नहीं थी। वहां की रहने वाली ये यायावर घुमक्कड़ जनजातियां जो कि इन क्षेत्रों में आई तो जाहिर सी बात है
इन मर्यादाओं को तार तार किया। सिंध पर अटैक करने के बाद सिंध लूटा गया सही था। चचनामा में लिखा गया कि ऐसे सभी पुरुष या ऐसे सभी बच्चे जो अभी मां के गोद में स्तनपान करने वाले जो बच्चे थे उनको छोड़ करके बाकी सभी पुरुष लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। और जितना भी जो है उस राज्य क्षेत्र में जो नव युवतियां थीं उनको बंदी बना करके जो है अपने देश ले जाया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ले गया। इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की 2 बेटियां थीं, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी, जिनकी अवस्था 16 वर्ष और 18 वर्ष जो है उस समय चचनामा के अनुसार जो है बताई गई। इन दोनों बेटियों को, जो कि राजा दाहिर की बेटियां थीं, इनको मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले जाता है। और उन दिनों की परंपरा के अनुसार वहां के जो फारस के खलीफा थे, इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु को खलीफा कहा जाता है। जैसे आज ईसाई धर्म में सबसे बड़ा धर्मगुरु पोप कहलाता है, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्मगुरु जो है शंकराचार्य कहलाता है, वहां खलीफा कहा जाता था। खलीफा के पास इन दोनों बेटियों को उपहार में जो है प्रस्तुत किया गया। आप सोच सकते हैं कि वो कौन सा दौर रहा होगा। हालांकि आज भी गल्फ कंट्रीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ऐसी जो है परंपरा विद्यमान है, जहां महिलाओं को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिया जाता है। वहां के खलीफा को इन दोनों को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया। वही जो है मोहम्मद बिन कासिम के जिंदगी का जो है अंतिम वक्त साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो सूर्या थी, इसने खलीफा के सामने जो है अपनी व्यथा कथा बताती है कि हमको उपहार के रूप में आपके सामने लाया गया जरूर, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है हम दोनों के साथ जो है गलत व्यवहार किया गया, सतीत्व को नष्ट कर दिया गया। क्या आपके देश में ऐसे उपहार दिया जाता है? इस बात से जो है खलीफा बेहद खफा हुआ और मोहम्मद बिन कासिम को जो है मौत की सजा जो है दे दी जाती है। तो इसी घटना की वजह से मोहम्मद बिन कासिम जो है मारा भी गया था। कहा जाता है कि इसको मारने से पहले एक ऊंट को मारा गया। क्यों? क्योंकि उसकी खाल उतार करके इसी में मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा भर करके और दफना दिया गया। तो ऐसे तमाम जो है इससे संबंधित तथ्य जो है चचनामा में लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपको बताते हैं अगला प्रश्न से संबंधित तथ्य। महमूद गजनी के साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यह महमूद गजनवी कौन था उसको पहले जान लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम के सफल अटैक के बाद, मोहम्मद बिन कासिम के सफलतम आक्रमण के बाद मध्य एशिया में, स्पेशली अरब में रहने वाली जो जनजातियां थीं, वहां के रहने वाले जो शासक थे, उनका उद्देश्य था धन प्राप्त करना और धन प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था भारत पर आक्रमण करना। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी जैसे लोग भारत पर अटैक किए। उनके अटैक करने के पीछे उद्देश्य था लूटपाट करना और अपने मजहब का प्रचार करना। मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी गजनी जो है एक राज्य है। कहां पर? अफगानिस्तान में। वो अफगानिस्तान जिसको कि महाभारत काल में गांधार के नाम से जाना गया, आगे उसे खुरासान के नाम से जाना गया, अब अफगानिस्तान के नाम से जाना जा रहा है। वहीं पर गजनी वंश की स्थापना करता है। गजनी वंश की स्थापना करता है कौन? अल्पतगीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अल्पतगीन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 930 ईस्वी में किया गया था। गजनी वंश को यामिनी वंश के नाम से भी जाना गया था। किस नाम से? यामिनी वंश के नाम से जाना गया। अल्पतगीन एक तुर्क व्यक्ति था और एक बंदगा था, गुलाम था। यह सबसे घटिया प्रथा जो है अरब के देशों में ही अपने अस्तित्व में आई। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि वहां मध्यकालीन वो दौर था
जब जो है गुलामी प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पे थी, वहां के लोग एक से अधिक शादियां इसलिए करते थे कि अपने ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों को गुलामों की मंडी में बेच दिया जाता था। यानी बच्चा पैदा करने के पीछे उद्देश्य भी था क्या, उन बच्चों को बेच करके जो है धन प्राप्त करना। और अरब के देशों में उन दिनों यह प्रथा अपने स्वभाव पे थी। उन्हीं में से एक व्यक्ति अल्पतगीन था। अल्पतगीन को भी बचपन में ही बेच दिया गया था। बचपन में उन दिनों गुलामों के जो व्यापारी इन बच्चों को खरीदते थे, उनको या तो घरेलू नौकर के रूप में इस्तेमाल करते थे, या तो सेक्स वर्कर के रूप में इस्तेमाल करते थे, या फिर उनको शिक्षा की व्यवस्था करते थे, या उनको आर्मी ट्रेनिंग दी जाती थी। और आर्मी ट्रेनिंग लेकर के जब ये जो है बड़े होते थे, युवा अवस्था में होते थे, तो ऐसे सैनिकों को उस समय के राजाओं के द्वारा जो है खरीद लिया जाता था। उन दिनों अल्पतगीन के साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन अल्पतगीन को जिसने सैनिक शिक्षा दिया, जो है आर्मी ट्रेनिंग दी, ये बड़ा हुआ तो सबसे पहले उसी का ऑपरेशन कर दिया और गजनी में एक नए राजवंश की स्थापना की। क्योंकि इसको तो खुद ही नहीं पता था कि जो है ये इसके माता पिता कौन है। इसने होश संभाला तो खुद ही बेच दिया गया था। क्योंकि गजनी नामक जगह पर इसने अपने साम्राज्य की स्थापना की, इसीलिए जो है इसे गजनी वंश, यामिनी वंश के नाम से जो है जाना गया। इसी अल्पतगीन का बेटा हुआ जिसका नाम था सुबुत्तगीन। क्या नाम था? शुबुत्तगीन। शुबुत्तगीन, शुबुत्तगीन आप किताबों में देखेंगे तो लिखा होगा इसका बेटा था। बिल्कुल सही, इसका बेटा भी था। इसका जो है ये रिश्ते में दामाद भी था। इसका ये रिश्ते में जो है दास भी था, गुलाम भी था। क्योंकि अल्पतगीन की जो गुलाम दासी थी उसी से जो है उत्पन्न ये पुत्र रहा था। कौन? शुबुत्तगीन। इसीलिए इसको दास लिखा गया किताबों में। और शुबुत्तगीन ने अल्पतगीन की ही बेटी से शादी कर ली। अंतर क्या था? जिससे इसने शादी की उसकी माता कोई और थी, शुबुत्तगीन की माता कोई और थी। यहां थोड़ी सी बात बड़ी विचित्र हो जाती है, लेकिन वहां की संस्कृति और कल्चर के अनुसार जो है कुछ भी गलत नहीं था। तो अल्पतगीन का बेटा शुबुत्तगीन, अल्पतगीन का दामाद शुबुत्तगीन जब जो है ये शासक बनता है, हालांकि ये पहला तुर्क था, ये पहला तुर्क व्यक्ति था जिसने भारत पर जो है अटैक किया था। वो अलग बात थी कि जो है सक्सेसफुल जो है नहीं हुआ था। तुर्क की बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम अरबियन था, अरब का रहने वाला था, लेकिन ये तुर्क था। शुबुत्तगीन के दो पुत्र हुए। एक का नाम था इस्माइल, इस्माइल जो कि मानसिक रूप से थोड़ा सा जो है विक्षिप्त था, इसको इस्माइल करने से ही फुर्सत नहीं थी। और दूसरा का नाम था जो है महमूद। यानी यूं समझ लो कि एक जो है हाफ था, एक पूरा जो है साफ था। महमूद यही चल करके आगे जो है महमूद गजनवी के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? महमूद गजनवी के नाम से जो है जाना गया। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने अपने पिता शुबुत्तगीन की हत्या कर दी थी। कब? 997 ईस्वी में। अपने ही पिता को डिवाइड इनटू 2 पार्ट कर दिया और गजनी का शासक बन गया। गजनी का शासक बना तो उस समय के खलीफा के द्वारा इसे सुल्तान की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई? सुल्तान की उपाधि दी गई। और इस तरह जो है महमूद गजनवी दुनिया का पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि जो है धारण किया। और यह सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? तो आप कहेंगे कि तत्कालीन खलीफा के द्वारा जो है दी गई। इसके साथ जो इतिहासकार आए थे उनको याद करने का ये ट्रिक जो है आप याद कर लेना, कभी नहीं भूलेगा। फूफा का मतलब ये नहीं कि महमूद गजनवी के फूफा आए थे ना, इस शब्द से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन लोग आए थे। ए का मतलब है अल बरूनी, सबसे पहले यही आया था। उर्दू, अरबी, फारसी ये सब इसी साइड से जो है पढ़ा जाता है, इसीलिए जो है मैं इसी साइड से शुरू कर रहा हूं। अल बरूनी, अल बरूनी पहला ऐसा मुस्लिम शासक था, ऐसा पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसने संस्कृत का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया।
ये भारत में ही शिक्षा अध्ययन भी किया था और इन्होंने भारत भूमि पर भारत के बारे में जो पहली किताब लिखी उस किताब का नाम था जो है किताब उल हिंद। क्या नाम था? किताब उल हिंद नाम था। और किस भाषा में इन्होंने लिखा? अरबी भाषा में लिखा। तो आपसे पूछे भारत के संदर्भ में अरबी भाषा में लिखी गई पहली किताब का नाम क्या था? किताब उल हिंद था। कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा क्या? कुव्वत उल हिंद। क्या मिलेगा? कुव्वत उल हिंद। आप बिल्कुल टेंशन में न रहना, एक ही बात है, कुव्वत उल हिंद। कुव्वत उल हिंद ये किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई थी। एडवर्ड सुचाऊ के द्वारा इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा? एडवर्ड के द्वारा। जब इसका जो है एडवर्ड सुचाऊ के द्वारा इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया तो इसका नाम दिया गया क्या? अल बरूनी इंडिया। क्या नाम दिया गया? अल बरूनी इंडिया के नाम से इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। अल बरूनी इंडिया के नाम से जो है इंग्लिश में अनुवाद किया गया। उसके बाद जिसका नंबर आता है वो इतिहासकार था। कौन था? फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी। और इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था जो है शाहनामा। शाहनामा में भारत के अलावा ईरान का भी इतिहास दिया गया है। किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा। फारसी भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक का नाम शाहनामा। फारसी भाषा में भारत पर लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या? शाहनामा। किसने लिखा था? फिरदौसी ने। फिरदौसी किसके दरबार में रहता था? तो महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। महमूद गजनवी के साथ जो है ये भारत आया था। यू का मतलब है उत्बी। क्या नाम है? उत्बी। और उत्बी ने जो किताब लिखी उसका नाम है कुव्वत उल यामिनी। कुव्वत उल यामिनी। कुव्वत उल यामिनी। इसे पहले अरबी भाषा में लिखा गया, फिर अनुवाद जो है तुर्की भाषा में भी किया गया। तो तुर्की भाषा में लिखी गई ये पहली पुस्तक थी। ये व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? फारूकी। क्या नाम था? फारूकी। ये कुछ नहीं लिखे, कॉपी पेन लेके अभी नहीं आए थे। तो महमूद गजनवी के साथ भारत में जो 4 इतिहासकार आए थे वो कौन कौन थे? तो अल बरूनी, फिरदौसी, उसके बाद उत्बी और फारूकी। इनके साथ जो है ये भारत का भी जो है भ्रमण किए थे। भारत का भी जो है इन लोगों ने दर्शन किया था। रजनीकांत शर्मा के द्वारा बहुत पूछता है, कहीं लिख लेना। कुव्वत उल रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। रजनीकांत शर्मा, इन्होंने इस पुस्तक का, किसका? किताब उल हिंद का जो है किस भाषा में अनुवाद किया? हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। हिंदी भाषा में अनुवाद किया। इनके अलावा भी इनके दरबार में जो है कुछ ऐसे इतिहासकार जो है रहा करते थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया था। महमूद गजनवी के साथ आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार जो है कौन था? अब बताने की जरूरत नहीं है, अब तो आप बता देंगे कौन आया था। अल बरूनी। कहा जाता है कि अल बरूनी ने भारत में ही विद्या अध्ययन किया था। संस्कृत का अध्ययन करने वाला यह पहला मुस्लिम व्यक्ति था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति था। जबकि विकल्प में दिया गया ये व्यक्ति इब्न बतूता, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये मूल रूप से मोरक्को का रहने वाला था। कहां का रहने वाला? मोरक्को का रहने वाला। मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है एक देश है। और इस पट्टे को भारत देखने का इतना भूत सवार हुआ कि ये 1330 ईस्वी में वहां से पैदल भारत आ गया था। अपने घर से जब ये चला तो 19 साल का था। भारत में आया तो ये 30 वर्ष का हो चुका था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और अपने यात्रा वृतांत को जिस पुस्तक में लिखा उस पुस्तक का नाम है क्या? रेहाला। क्या नाम है? रेहाला। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। ऐसे मजेदार फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को बताया जाता रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए या अपने कॉपी में इसको नोट करते रहिए। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी द्वारा विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किसे छोड़ा गया था? तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि अटैक किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने।
मोहम्मद बिन कासिम ने, ये इसका जो है सफल आक्रमण रहा था। मोहम्मद बिन कासिम का यह सफल आक्रमण 712 में रहा। हालांकि अरब वालों ने सबसे पहले अटैक किया था, जो असफल रहा, वो 636 में, और उसको अटैक किया था किसने? अब्दुल्ला बिन उमर ने। अब्दुल्ला बिन उमर के द्वारा भारत पर अटैक किया गया था। और ये अटैक जो किया गया था कहां पर किया गया? ठाणे में किया गया। ठाणे कहां है? अब महाराष्ट्र में है। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर जो है मारा गया 636 ईस्वी में। ये अरब वालों का भारत पर आक्रमण का ये जो है पहली दास्ता थी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी आया, भारत पर आक्रमण किया। और गजनवी वर्ष 1000 से लेकर के 1027 के बीच भारत पर कितनी बार अटैक किया? कुल 17 बार किया। कितनी बार बेटा? 17 बार अटैक किया था। कौन? महमूद गजनवी ने। और उसके बाद भारत पर जो है किसका अटैक होता है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का, या गौरी लिखा होगा कहीं कहीं। गौर का रहने वाला व्यक्ति शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी के बाद जो है भारत पर अटैक करता है। मोहम्मद गोरी को भारत पर अटैक करने के लिए जिस व्यक्ति ने प्रोत्साहित किया वो उनके राजनीतिक गुरु थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी। बड़ा छोटा सा ये नाम था। थे बाबा, नाम काकी था। बाबा अपने आप को जो है धार्मिक गुरु कहते थे कि हम संत हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो संत होता है वो किसी से कहता नहीं कि हम संत हैं। और जो बार बार कहता है कि हम संत हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, तो समझ लो कि दाल में कुछ काला है। वो कभी भी आसाराम बापू हो सकता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी जो मोहम्मद गोरी के राजनीतिक गुरु थे, ये पहले ऐसे जो है शख्स थे, मुस्लिम व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत पर साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा था। वरना मोहम्मद बिन कासिम आया, लूटपाट किया, चला गया। महमूद गजनवी आया, लूटपाट किया, चला गया। लेकिन मोहम्मद गोरी जब भारत आया तो मोहम्मद गोरी को उनके राजनीतिक गुरु ने इस उद्देश्य के साथ भारत भेजा था कि जो भारत धन धान्य से इतना परिपूर्ण है, जो भारत सोने की चिड़िया है, उस भारत पर अगर जो है शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया जाए तो गोर का मुकद्दर ही बदल जाएगा। और इस तरह कौन? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। कौन सा? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत पर जो है पहला अटैक करता है। कब? तो आप कहेंगे 1175 में। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का पहला अटैक होता है। कहां पर अटैक हुआ? तो मुल्तान पर अटैक हुआ था। कहां पर? मुल्तान पर अटैक हुआ। किसके खिलाफ इनका जो है अटैक था? तो आप कहेंगे कि भीम देव प्रथम के खिलाफ इनका जो है अटैक था। इसी अटैक में, इनके आक्रमण में भीमदेव जो है पराजित हुआ और मारा गया। क्योंकि इनका भी आक्रमण बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे आज जो है जम्मू कश्मीर में सेना पर घात लगा करके आतंकवादी संगठनों के द्वारा अटैक किया जाता है। सेम एज वहां पर भी मुल्तान में ऐसा हुआ। मुल्तान में भीमदेव सेकंड इनका विरोध किया जरूर, लेकिन जब भी युद्ध जिस नगर क्षेत्र में होता है, वो देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो हमेशा कमजोर अपने को महसूस करता है परिस्थिति के अनुसार। क्योंकि हजारों निर्दोषों की जिंदगी जो है फंसी होती है। गिनती के आधा दर्जन आतंकवादी 2008 में जब ताज पर अटैक किया था तो भारत की आर्मी को उनको कंट्रोल करने में 12 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। अगर वो कहीं फील्ड में मिले होते तो 12 सेकंड में ही वारा नियारा हो गया होता। यहां पर भी मुल्तान में तब जो है भारत का अंग था मुल्तान पर मोहम्मद गोरी का पहला अटैक 1175 ईस्वी में हुआ। भीमदेव प्रथम को जो है इसने पराजित किया और इनकी हत्या कर दी। यहां से अपार धन दौलत जो है मुल्तान से लूट करके घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट पर ये अपने देश जो है गोर लेकर के पहुंचते हैं। गोर जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। इनके जो धार्मिक गुरु थे जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी, वो धार्मिक नहीं थे, बड़े अधार्मिक थे।
जब उनको इस बात का पता चलता है तो मोहम्मद गोरी से बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि मोहम्मद गोरी, जो तुमने काम किया वो तो अच्छा था, लेकिन तुम भी मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी जैसे बेवकूफ निकले। जब तुमने मुल्तान को जीत लिया था, वहां के शासक को जो है मार ही दिया था, तो मुल्तान पर अपना शासन व्यवस्था क्यों न स्थापित किया? अगर मुल्तान या भारत का कोई भी क्षेत्र अगर तुम्हारे जो है मुट्ठी में आ जाता तो ऐसा ऐसा जो है न जाने कितना फारस तेरे कदमों में होता। मोहम्मद गोरी बाबा से कहे कि सॉरी, अगली बार देखेंगे। मोहम्मद गोरी के जो राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने फिर इनको जो है भारत पर अटैक करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया। तो ये दूसरी बार जो है भारत पर अटैक किया। कब? 1178 में। कब? 1178 में। किसके खिलाफ? तो भीम देव सेकंड के खिलाफ, या इनका नाम कहीं आपको मिलेगा मूलराज। इनके खिलाफ इनका आक्रमण जो है अटैक था। ये पाटन पर इसका अटैक हुआ। पाटन को अब हम लोग जो है गुजरात के नाम से जो है जानते हैं। आज भी पाटन की पहाड़ियां गुजरात में है, तब पाटन के नाम से ही जाना जाता था। भीमदेव सेकंड की जो माता थी, विधवा थी, जिनका नाम था जो है नायिका देवी, इनकी माता ने अपने पुत्र को बताया कि पुत्र, उन धार्मिक परंपराओं का त्याग करो जिससे जिंदगी जीना जो है मुश्किल हो जाए। अतिथि देवो भव की परंपरा ना, वरना हम लोग तब तक ये मानते थे अतिथि देवो भव, जिनको हम लोग देवता समझते थे, उन लोगों की करतूत दानवों से भी जो है बदतर रही थी। नायिका देवी के द्वारा अपने पुत्र को सलाह दिया जाता है कि देश की सरहदों पर चारों तरफ से, खास करके ये भारत का ये वाला क्षेत्र जो कि इधर जो अरेबियन सागर है, अरब सागर है, अरब वालों के नाम से ही इसका नाम अरब सागर हुआ, वरना जो है इसको पारावत के नाम से जो है जाना जाता था। पारावत के नाम से जाना जाता था। यही गुजरात है ना, गुजरात का यही जो क्षेत्र है जिसको कि हम लोग अब किस नाम से जानते हैं? काठियावाड़ तट के नाम से जो है जानते हैं। जबकि गुजरात से लेकर के जो है महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र है, जिसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जो है जाना जाता है। कर्नाटक वाले बेल्ट को केनरा तट जो है कहा जाता है, और केरल वाले बेल्ट को जो है मालाबार बेल्ट जो है कहा जाता है। इन्हीं क्षेत्रों में तब मसाले प्राप्त होते थे, और मसालों के उद्देश्य प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पहले ये विदेशी आतताई भारत में व्यापारी बन करके आए। लेकिन इनकी हरकतें जो है इतनी अजीबोगरीब हो गई, विचित्र हो गई कि भारत के लोगों की विनम्रता का जो है इन्होंने मिसयूज किया, और जो व्यापारी थे वो अत्याचारी बन बैठे। बहरहाल माता की कहने पर इन्होंने इन क्षेत्रों में कोस्टल आर्मी का जो है इस्तेमाल किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि मोहम्मद गोरी ने जब अटैक किया तो ये राज्य क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं पाया, नगर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया। वरना नगर क्षेत्र में जब ये प्रवेश कर जाते थे तो निर्दोष लोगों की गर्दन पर जो है तलवार रख करके और भारतीय सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर देते थे। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ नहीं, और माउंट आबू के पास इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में मोहम्मद गोरी हार गया और भीमदेव सेकंड जो है विजयी हुआ। भीमदेव सेकंड चालुक्य शासक था, सोलंकी वंश का जो है शासक था। और इस तरह भारत की धरती पर किसी मुस्लिम शासक को पराजित करने वाला पहला व्यक्ति था कौन? भीमदेव सेकंड। किस वंश का राजा था? सोलंकी वंश का राजा था, चालुक्य वंश का राजा था। और 1178 में मोहम्मद गोरी जब दूसरी बार भारत पर अटैक किया तो हार गया, पकड़ा गया, कूटा गया। उन दिनों की यह भी परंपरा हुआ करती थी। भीमदेव सेकंड सोलंकी वंश का राजा मोहम्मद गोरी से कहता है कि हम तुमको जेल में नहीं डाल सकते, अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है, हम क्षत्रिय हैं और हमारे धर्म के अनुसार ऐसा करना जो है गलत है, मैं नहीं कर सकता हूं। उन्होंने इनको कुछ हिदायत देकर के जो है छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी वापस जो है अपने स्वदेश जो है चला जाता है। इसका यह दूसरा अटैक था। किसका? मोहम्मद गोरी का। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी
फिर जो है भारत पर कब आता है, तो ये आया नहीं था, बल्कि भारतीय शासक जयचंद्र के द्वारा बुलाया गया था। उसके पीछे कहानी है जो कि मैंने क्लास में आप लोगों से चर्चा भी किया था। तराइन के युद्ध में, तराइन की पहली जो लड़ाई हुई थी 1191 में, किसके किसके बीच हुई थी, तो आप कहेंगे कि मोहम्मद गोरी के बीच हुई, मोहम्मद गोरी के बीच हुई और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया, फिर तोड़ा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के द्वारा छोड़ा गया, क्योंकि हम लोग हद से ज्यादा उदार थे, विनम्र थे, दयालु थे, और यही जो है दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण आगे चल करके बना। कहा जाता है कि चौहान, पृथ्वीराज चौहान तोमर वंश का शासक, जिसने कि मोहम्मद गोरी को 17 बार जो है हराया और हर बार जो है छोड़ दिया, लेकिन तराइन की मैदान में 1191 में मोहम्मद गोरी बच गया, तो तुरंत फिर जो है इसने अटैक किया। और तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई 1192 में, हालांकि बहुत सारे इस पर जो है तथ्य लिखे गए, 1192 वाली लड़ाई में मोहम्मद गोरी जो है जीत गया, और हार गया कौन? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी जो है जीत जाने के बाद, दूसरे युद्ध को जो है जीत जाने के बाद अगर पूछे तराइन कहां है, तो ये तराइन वर्तमान में कहां पर है? हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा का करनाल और कुरुक्षेत्र का जो है क्षेत्र, करनाल और कुरुक्षेत्र के बेल्ट को ही उन दिनों किस नाम से? तलवंडी या तालवंडी के नाम से जाना जाता था, या तराइन के नाम से जाना जाता था। और हरियाणा अब है, तब तो दिल्ली का ही ये जो है अंग हुआ करता था। मोहम्मद गोरी 1192 में तराइन के युद्ध को जीत जाने के बाद अब अपने गुरु के द्वारा जो है सुझाए गए मार्ग पर चलता है, और भारत में तराइन की दूसरी लड़ाई यानी 1192 के बाद ही मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। इस युद्ध को जीत जाना, उन दिनों मोहम्मद गोरी का भारत में विजय श्री प्राप्त करना, गोर जैसे छोटे से देश को, भारत को पराजित करना बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज भूटान चाइना पर कब्जा कर ले। लेकिन हुआ, भारत को विजित करने के बाद, उत्तर भारत को जो है जीत लेने के बाद मोहम्मद गोरी वापस गोर चला जाता है, और इन सभी युद्धों में मोहम्मद गोरी का जो सेनापति और गुलाम था वो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का जो है सेनापति रहा था, चाहे तराइन की पहली लड़ाई हुई या तराइन की दूसरी लड़ाई। उसी कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने जो है भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, क्योंकि मोहम्मद गोरी स्वयं एक नपुंसक व्यक्ति था, बंदगा था, उसके जो है कोई संतान नहीं थी, तो जाहिर सी बात है अपने जीते हुए क्षेत्रों पर अपने सेनापतियों को ही अपना जो है वो उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, या कह लें कि अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दिया, अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में आपसे जो है पूछा जा रहा था, क्या मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किसको छोड़ गया था? जी हां, अपने सेनापति को छोड़ गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम था, और यही आगे चल करके मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है, तो भारत पर एक राजवंश की स्थापना करता है, तुर्क सत्ता की स्थापना करता है, और उसका नाम देता है क्या? गुलाम वंश, ममलूक वंश, इलवरी वंश, स्लेव डायनेस्टी। ये सब नाम किसके द्वारा दिए गए? इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है किया गया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? जी हां, तीसरा विकल्प सही है। आगे कभी पढ़ाऊंगा तो अन्य विकल्पों में मलिक काफूर, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है सेनापति था, और मलिक काफूर भी जो है एक नपुंसक व्यक्ति था। दरअसल उन दिनों की ये परंपरा थी, जब गुलामी सभ्यता, गुलामी प्रथा, छोटे छोटे बच्चों को उन दिनों इसीलिए बहुत सारे बच्चे पैदा किए जाते थे अरब के क्षेत्रों में, ताकि उन बच्चों को बेच करके पैसा प्राप्त किया जाए। कुछ तो ऐसी जनजातियों का भी उल्लेख मिला है जो अपने ही घर में जन्म लेने वाले बच्चे अभी जो है होश संभाले उससे पहले ही जो है उनको जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल कर दिया जाता था।
क्योंकि अरब पूरी तरीके से डेजर्ट था। आज तो डीजल पेट्रोल की वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत आगे है। जब इकोनॉमी का मतलब एग्रीकल्चर, अर्थव्यवस्था का मतलब कृषि, और कृषि जो है वहां होता ही नहीं था क्योंकि सब डेजर्ट है, तो उनकी स्थिति क्या होती होगी आप सोच सकते हैं। भोजन के नाम पर दिन भर भेड़ बकरी चलाना और शाम को उसी में से एक बकरी पकड़ करके जो है चर देना। इवन दैट कि इंसानों को भी नहीं छोड़ते थे। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन हम लोग करते हैं। क्या हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? जी हां, भारत के लोगों के लिए या भारत के लिए हिंद शब्द का प्रयोग, यह हिंद शब्द आया कहां से? तो मैं पहले भी इस पर चर्चा किया था, आज भी जो है इस पर चर्चा कर रहा हूं कि यह भारत का ये वाला जो बेल्ट है, सिंध नदी आज भी जो है यहां से मानसरोवर से निकल करके और भारत के लेह लद्दाख से होकर के पाकिस्तान में आती है। तब पाकिस्तान भी भारत था। सिंधु नदी के आसपास ही जो है जो सभ्यता आबाद हुई उसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना गया। और इसी सिंधु नदी को पार करके अरब के लोग या कह लें अफगानिस्तान के लोग भारत में आते थे। किसके लिए? मसालों के व्यापार के लिए। भारत में सबसे मसाला इसी वाले बेल्ट पर जो है मिलता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग सिंधु नदी को सिंधु नहीं कहते थे, क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, क्योंकि फारसी भाषा में आज भी स का उच्चारण जो है स नहीं ह किया जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदी का शब्द मास है और फारसी का शब्द माह है, दोनों में अंतर क्या है? ये स है, ये ह है। इसी तरह हिंदी का सप्ताह फारसी में हफ्ता हो गया, हिंदी का सड़क वहां हड़क हो गया। सिंधु को ये सिंधु नहीं कहे, हिंदू कहे। हिंदू के आसपास जो है हिंदू नदी के आसपास उनके लिए जो तो हिंदू नदी थी, हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हिंदू शब्द का प्रयोग किए। इनकी भाषा को हिंदी कहा, इनके धर्म को हिंदू धर्म कहा और भारत को हिंद के नाम से जो है संबोधित किया। किस नाम से संबोधित किया? हिंद के नाम से संबोधित किया। किन लोगों ने? जी हां, अरब के लोगों ने जो है भारत को हिंद के नाम से संबोधित किया था। अगर अरब जो है नहीं होता विकल्प में, अरब जो है विकल्प में नहीं होता, तब जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर जो है होता क्या? फारस। क्या सही उत्तर होता? फारस। लेकिन दिए हुए प्रश्न के विकल्प के अनुसार जो है कौन सा सही होगा? जी हां, डी विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? अभी तो इसका मैंने जवाब पीछे जो है बताया था। मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो कि भारत में तराइन में 2 युद्ध करता है, एक 1191 में, दूसरा 1192 में। कहां पर? तराइन में। तराइन कहां पड़ता है? अभी मैंने बताया। कहां पर? हरियाणा में। उन दिनों कहां था? दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था। तराइन की ये पहली और दूसरी लड़ाई हिंदुस्तान के इतिहास को जो है नया दशा और दिशा दे दी। तराइन के पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी हार गया था, जबकि दूसरी में जो है जीत गया। किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। और उस युद्ध को जीत लेने के बाद ही भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना होती है, भारत में मुस्लिम सत्ता की जो है स्थापना होती है। मोहम्मद गोरी के दो जो गुरु थे, एक राजनीतिक गुरु जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी, बड़ा प्यारा सा छोटा सा नाम, और दूसरे थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के आध्यात्मिक गुरु थे, जबकि काकी राजनीतिक गुरु थे। और 1192 में दोनों लोगों का भारत में आगमन होता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में रुके, क्योंकि उन दिनों पृथ्वीराज चौहान के पिता का वो राजधानी हुआ करती थी अजमेर, उस पर भी अटैक करके जब जीत लिया गया तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती वहीं रुके। और आज भी ख्वाजा की दरगाह वहां पर है, जबकि कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी दिल्ली में मेहरौली में पिथौरागढ़ का किला, जिसको पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है बनाया गया था, यहां पर जो है रुके थे। तो इन दोनों धर्मगुरुओं का भारत में आगमन तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद जो है हुआ था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? अभी तो मैंने आपको पीछे ट्रिक भी बताया था, इस ट्रिक को जो है याद रखें। यही चार जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी। उत्बी इनका जो है दरबारी इतिहासकार था और इन्होंने जो किताब लिखी भारत के संदर्भ में, उस किताब का नाम था क्या नाम था? कुव्वत उल यामिनी नाम था। कौन नाम था? कुव्वत उल यामिनी। कुव्वत उल यामिनी नाम था। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान के ये जो है बाल सखा थे, उनके जो है दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज रासो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज रासो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी के जेलों में भी जो है रहे थे, उसके जेल में कैद रहे थे। हालांकि इस पर बहुत सारे जो है विचार दिए गए। उसी के जेल में रहते हुए चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा था कि तुम मोहम्मद गोरी को शब्द बेधी बाण चलाने की कला जो है सिखा दो। शब्द बेधी बाण, सिर्फ शब्द आवाज सुन करके उसको निशाना बनाने की कला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पिता के पास थी, वरना जो है कर्ण और अर्जुन के पास नहीं तो सबसे अंतिम व्यक्ति थे पृथ्वीराज चौहान, ऐसी मान्यता है। और उसी के कहने पर जब एक जलसे का आयोजन किया जाता है तो चंद्रबरदाई ने ही तीर धनुष जो है जेल में बनाया था उसके कारागार में, और उसी तीर और धनुष से जब जो है शब्द बेधी बाण के ज्ञान का परीक्षण हो रहा था मोहम्मद गोरी के द्वारा घोर में, तीसरे जो है अपने माले पर बैठा हुआ मोहम्मद गोरी अपने विदेश मंत्री अजीजुद्दीन के साथ, एक घंटी बजाई जानी थी। घंटी की आवाज सुनते ही अंधा पृथ्वीराज चौहान, जो कि तराइन की दूसरी लड़ाई में अंधा बना दिया गया, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, ऐसा कहा जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। वही पृथ्वीराज चौहान जब घंटी बजाई गई तो उस घंटी का जो है संधान करना था, यानी उस पर निशाना लगाना था, ऐसा नहीं किया। बौखलाया हुआ मोहम्मद गोरी बोलता है, क्यों चौहान, मेरी जेलों में रहते हुए, मेरे कारखाने में रहते हुए जेल खाने में तुमने ये भी कला भूल गई? तो मारना घंटी को नहीं था, उस घंटा को मारना था। चौहान ने संधान किया और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो ऊंचाई थी उसको शब्दों में बयां किया था किसने? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने जो है कहा था क्या? 4 बांस 24 गल, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। बहरहाल चंद्रबरदाई इन्हीं के बाल सखा थे और राजकवि थे। कुछ किंवदंतियों के अनुसार चंद्रबरदाई ने ही उसी जगह पर, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का जो है मर्डर किया, यानी जो है उनका काम खत्म किया, तो जिस कटार से तीर धनुष बनाई गई थी उसी कटार से सबसे पहले चंद्रबरदाई ने चौहान की हत्या की, फिर वो कटार खुद को मार करके अपनी यह लीला समाप्त कर दिए। हालांकि एनसीईआरटी जो है ऐसी कथा पर को जो है स्वीकार नहीं करती है। एनसीईआरटी ये स्वीकार करती है कि पृथ्वीराज चौहान जो है चंद्रबरदाई की जो लेखनी है पृथ्वीराज रासो उसके अनुसार नहीं, बल्कि हसन निजामी के द्वारा लिखी गई लेखनी के अनुसार चौहान मारा गया था जब वो घोड़े पर सवार होकर के भाग रहा था। लेकिन आज भी हम लोग उस तथ्य को इसलिए मानते हैं क्योंकि हसन निजामी लिखा था। हसन निजामी किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ आया था। जिसका खाएगा उसका उसी के बारे में गाएगा। अब जब चौहान अंधा था, ये बात को वो भी लिखता है, तो वो घोड़े पर बैठ करके कैसे भाग रहा था? बहरहाल ये सब विवादित विषय हैं जिस पर बहुत सारे जो है तथ्य दिए गए। 9वां प्रश्न को देखते हैं। इनमें कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापन कौन था? अभी मैंने बताया था कौन था? अल्पतकीन था।
कौन? अल्पतगीन। अल्पतगीन, अल्पतगीन का बेटा कौन था? सुबुत्तगीन। सुबुत्तगीन का बेटा कौन था? महमूद। और महमूद चूंकि गजनी का था इसीलिए जो है इसे महमूद गजनी या महमूद गजनवी के नाम से जो है जाना गया था। यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? जी हां, भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के जो है जारी किए गए थे किसके द्वारा? तो महमूद गजनवी के द्वारा। कब? 1021 में। कहां से? पंजाब से। कहां से जारी किए गए थे? पंजाब से, मुल्तान से जो है जारी किए गए थे। कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के जो है जारी किए गए थे। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि उन सिक्कों का नाम जो है दिया गया था क्या? दिल्ली वाला। क्या नाम दिया गया था? दिल्ली वाला जो है नाम दिया गया था। हालांकि उस सिक्कों पर कुछ जो है संस्कृत भाषा में शब्द भी जो है खुदे हुए थे और वो थे अव्यक्त मेकम। क्या थे? अव्यक्त मेकम, अवतार महमूदम, अवतारम महमूद। यह संस्कृत भाषा में जो है उस सिक्कों पर लिखा था। उन सिक्कों को दिल्ली वाला के नाम से जो है जाना जाता था। तो चांदी के सिक्के ये जो है सिल्वर कॉइन जो है हुआ करते थे, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। और भारत में सिक्का जारी करने वाला, कॉइन जारी करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति जो है हुआ था कौन? महमूद गजनवी। कौन हुआ था? महमूद गजनवी। जबकि शेरशाह सूरी के द्वारा गुप्त वंश से ही चलता आ रहा एक सिक्का, चांदी का सिक्का जिसका नाम रूपक था, इस रूपक का नाम परिवर्तन करके जो है क्या कर दिया गया था? रुपया कर दिया गया था। जो आज भी भारत सहित जो है कुल 8 देशों की करेंसी क्या है? रुपया है। भारत में सबसे पहले जजिया कर जो है किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। खराज कर जो है क्या होता था? तो भूमि कर था। किसके द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सबसे पहले धर्म परिवर्तन कराए गए थे किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसके बाद जो है जब महमूद गजनवी का अटैक होता है तो महमूद गजनवी भी जो है जजिया कर भारत के लोगों पर, खास करके इसका पहला अटैक जो है पंजाब के शासक जो है जयपाल के खिलाफ था, उससे जो है जजिया कर वसूलता है। इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले लोगों से जो टैक्स लिया जाता था उसी को जजिया कर के नाम से जो है जाना जाता था। तो आपसे पूछे कि पहला विदेशी सुल्तान जिसने भारत पे जजिया कर वसूला, महमूद गजनवी। पहला आक्रमणकारी जिसने भारत से जजिया कर वसूला, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन आपसे पूछे पहला भारतीय सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आगे पढ़ाऊंगा। फिरोज शाह तुगलक ने भी भारतीय लोगों पर, पहले ब्राह्मणों पर, उसके बाद जो है सभी हिंदू व्यक्तियों से जजिया वसूला था। यानी इस्लाम धर्म को न मानने के लिए लिया जाने वाला टैक्स। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार जो है अटैक करता है? कितनी बार अटैक किया? 17 बार। कब से कब तक? 1000 से लेकर के 1027 तक जो है इसका भारत पर कितनी बार अटैक होता है? कुल 17 बार जो है इसका अटैक होता है। और जो स्पेशल बात है वो ये हेनरी इलियट, कौन सा? हेनरी इलियट ने सबसे इस तथ्य को बताया था। ये बातें तो हर कोई जानता होगा। क्या? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया था। लेकिन इस फैक्ट को, इस तथ्य को किसने बताया था? हेनरी इलियट ने बताया था। इस बात को सिर्फ वो लोग जानेंगे जो स्टडी 91 से जुड़े हुए हैं। 17 बार इसका जो है अटैक हुआ। सबसे पहला अटैक हुआ था 1000 ईस्वी में। किसके, कहां पर? तो आप कहेंगे कि इनका पहला अटैक 1000 ईस्वी में हुआ था। कहां? तो आज का जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, उन्हीं क्षेत्रों पर जो आज भी ये पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान में यूसुफ जनजातियों के खिलाफ था। इनको अटैक करके लूटा गया। इनको बंदी बना करके, गुलाम बना करके अपने देश महमूद गजनवी जो है ले जाता है।
दूसरा अटैक या कह लें कि किसी भारतीय शासक के खिलाफ इनका जो है पहला अटैक हुआ था 1001 में, और किसके खिलाफ हुआ था? जयपाल के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? जयपाल के खिलाफ हुआ। जयपाल किस वंश का शासक था? हिंदू शाही वंश का शासक था। कौन सा वंश था? हिंदू शाही वंश। और इसकी राजधानी कहां थी? आप कहेंगे कि इसकी राजधानी उद्भांडपुर, उद्भांडपुर, या इसी को जो है वह हिंद के नाम से जो है जाना गया। वह हिंद जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का पेशावर का आसपास का जो है क्षेत्र था, वहां पर अटैक करता है जयपाल। वीरतापूर्वक लड़ते हुए इस युद्ध में पराजित हो जाता है और जयपाल से महमूद गजनवी के द्वारा जो है जजिया कर वसूला जाता है। तो किसी शासक के खिलाफ यह पहला अटैक जयपाल के खिलाफ था, पंजाब में था, जबकि जनजातियों के खिलाफ इसका पहला अटैक 1000 ईस्वी में बलूचिस्तान पर हुआ था। और टोटल कितना अटैक किया था? 17 बार। महमूद गजनवी का जो 14वां अटैक था, कौन सा? 14th, 14वां अटैक जो था 1020 ईस्वी में, वो किसके खिलाफ था? विद्याधर के खिलाफ था। चंदेल शासक जो कि जेजाक भुक्ति यानी बुंदेलखंड का जो है उन दिनों शासक हुआ करता था, उसके खिलाफ महमूद गजनवी ने अटैक किया जरूर, लेकिन महमूद गजनवी की सेना जो है थर्रा गई और रात्रि का जो है फायदा उठा करके महमूद गजनवी अपनी सेना को पीछे हटा लिया। और इस तरह विद्याधर चंदेल शासक ऐसा पहला शासक था जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, बल्कि महमूद गजनवी को जो है पैर खींचने पर मजबूर कर दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में विद्याधर के द्वारा खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? पहला, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। बिल्कुल नहीं। जिसका खाते थे उन्हीं का गाते थे। इन लोगों की मजबूरी थी, जैसे आज मीडिया वालों की मजबूरी है, क्योंकि इतिहास है भाई, ये तो दोहराता है। लाख आप प्रयास कर लीजिए, इतिहास जो है दोहराता है। इतिहास की पहली पुस्तक ही जब लिखी गई भारत भूमि पर, भारतीयों के इतिहास की पुस्तक महाभारत, उसमें लिखा वेद व्यास जी ने, महाभारत लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य नहीं है कि हस्तिनापुर की बर्बादी की कथा लिखी जाए, उसके पीछे उद्देश्य है कि भारत में फिर महाभारत न हो, फिर कोई दुर्योधन दुशासन पैदा न हो, फिर कहीं भरी सभा में किसी द्रौपदी के साथ चीरहरण जैसी बदतर जो है घटना न हो। लेकिन इतिहास का स्वभाव है, अपने को क्या करता है? रिपीट करता है, दोहराता है। तब एक दुर्योधन दुशासन थे। अब हम आज वेद व्यास नहीं होते तो टेंशन में हो जाते कि कितना महाभारत लिखे। तो इतिहास हमेशा अपने को जो है क्या करता है? दोहराता है। त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, बिल्कुल सही। संस्कृत का विद्वान था, बिल्कुल सही। पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक नहीं कहें, मुस्लिम जो है व्यक्ति कहें। उस ग्रंथ में उस समय के जीवंत भारत से भी प्रभावित था। हाँ, उस समय की घटनाक्रम का जो है उल्लेख किया गया था, लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष होकर के उसकी लेखनी नहीं चली थी। क्योंकि पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। अगला प्रश्न को देखें, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? जयचंद्र जो कि गढ़वाल जो है शासक था, कहा जाता है कि जयचंद्र जो वर्तमान कन्नौज है, जिसको कभी जो है कानिकुब्ज के नाम से जाना गया, महोदय श्री के नाम से जाना गया, यहीं का शासक था जो है जयचंद्र। और जयचंद्र के द्वारा ही मोहम्मद गोरी को भारत में बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि जयचंद्र की बेटी थी जिसका नाम था जो है संजोगिता। क्या नाम था? संजोगिता नाम था। संजोगिता जो कि पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली का शासक था, उससे प्रेम करती थी। यह बात जो है जयचंद्र को पसंद नहीं था। जयचंद्र अपनी बेटी की शादी के लिए जब स्वयंवर का आयोजन करते हैं तो जयचंद्र जो है पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, उसकी बेटी ने ही उसको कार्ड पकड़ा दिया, इनवाइट कर दिया था। और जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रतिद्वंदिता यहीं से जो है शुरू हुई। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर सवार होकर के उस स्वयंवर स्थल पर पहुंचता है।
संजोगिता उसको जो है पति रूप में स्वीकार करती हैं, उनके गले में जयमाला पहनाती हैं, उनको घोड़े पर बिठा करके चौहान लेकर के दिल्ली चला आया। जो वहां बाकी सब थे वो बैठ करके देखते रह गए कि हम लोग सिर्फ ताली बजाने के लिए बैठे हैं। बहरहाल इस घटना से जयचंद्र जो है बहुत आहत हुआ। वैसे इतिहास उठा करके आप जो है देखेंगे तो जितनी भी लड़ाइयां हुई, जितने भी महायुद्ध हुए, उसकी पृष्ठभूमि में कोई ना कोई प्रेम कहानी जरूर रही है। चाहे महाभारत का युद्ध, चाहे राम रावण का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, छोटा मोटा जो चट्टी चौराहे पर हो जाए उसका तो खैर कोई गिनती ही नहीं है। तो जितनी भी जो है लड़ाइयां हुई, उनके जो है पृष्ठभूमि में कोई ना कोई जो है प्रेम कहानी जरूर रही। और यहां पर भी यही स्थिति थी। संजोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली। जयचंद्र इस घटना से बहुत जो है आहत हुआ, क्योंकि भारत में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो है उसने लॉबिंग करने का प्रयास किया, लेकिन किसी का सहयोग नहीं मिला। क्योंकि दुनिया का यह कड़वा सत्य है, आपके पास पावर और पैसा दोनों है, आप लाख गलत हैं, आपके खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। और ऐसा ही हुआ। जब चौहान के खिलाफ किसी भारतीय शासक ने जो है जयचंद्र का साथ नहीं दिया, तो यही जयचंद्र ने जो है किसको बुलाता है भारत में, मोहम्मद गोरी को बुलाया। कहा गया कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार पराजित किया और छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक बार पराजित किया। कहां? तराइन की लड़ाई में, दूसरी लड़ाई में 1192 में। तो पृथ्वीराज चौहान को दोनों आंखों से अंधा बना दिया और अपने कार जो है जेल खाने में ले जाकर के कैद खाने में जो है डाल देता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। जी नहीं, वेरी सॉरी, यहां जयचंद्र को पूछ रहा है कि जयचंद्र को हराया था किसमें? चंदावर की लड़ाई में। जयचंद्र को हराया था कौन? पृथ्वीराज चौहान, ना मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित किया था चंदावर की लड़ाई में 1194 में। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? यमुना। और कहां पर यह जगह अब पड़ती है चंदावर? तो आप कहेंगे कि आगरा के पास जो फिरोजाबाद जिला है, कौन सा? फिरोजाबाद। वहीं आज भी जो है यमुना के तट पर चंदावर का जो है चंदावर जगह है, जहां चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। और उसी युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित कर दिया, गिरफ्तार कर लिया और जयचंद्र का जो है काम तमाम कर दिया। इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था? जी हां, कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। पुराणों का अध्ययन करने वाला या संस्कृत विषय को पढ़ने वाला पहला जो है मुस्लिम व्यक्ति कौन था? अल-बरूनी था। महमूद गजनवी के साथ भारत में आया और ये भारत पर जो है कौन सी किताब लिखी? कुव्वत उल हिंद। कहीं कहीं लिखा होगा किताबुल हिंद, एक ही बात है। एडवर्ड के द्वारा इंग्लिश में इसका अनुवाद किया गया, रजनीकांत शर्मा के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया। दारा शिकोह जो कि शाहजहां का बेटा था, और इसने 52 उपनिषद कितने हैं? 108। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी भाषा में। किस भाषा में अनुवाद किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और उसका नाम दिया था क्या? सर ए अकबर। अकबर। लेकिन ये दारा शिकोह किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था, जिसको शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया था। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया। इकबाल नहीं, इकबाल। इकबाल की उपाधि जो है प्रदान किया था। बाकी अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने कि फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था, किस नाम से? रज़्मनामा के नाम से किया था। किस नाम से? रज़्मनामा के नाम से। किसके कहने पर? तो अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर इसका अनुवाद जो है किया गया था। अबुल फजल जो कि मुगल काल में अकबर के दरबार में राजकवि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? अख्ता या इक्ता? आगे मैं बताऊंगा कि भारत में बाकायदे इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई थी।
इक्ता प्रथा की शुरुआत वैसे तो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन भारत में इक्ता प्रथा को श्री गणेश कर दिया था मोहम्मद गोरी ने, और पहला इक्ता अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिया था। ये इक्ता या अक्ता क्या है? इक्ता प्रथा के तहत सैनिकों को या सेनापतियों को वेतन न दे करके उनकी सैनिक सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी, या जो सेनापति या जो बड़े अधिकारी होते थे उनको गांव जो है दे दिया जाता था, जिससे कि वह टैक्स के रूप में, कर के रूप में धन वसूलते थे। इस प्रथा को इक्ता प्रथा कहा जाता था, और जो क्षेत्र उनको प्रदान किया जाता था उसको अक्ता कहते थे। तो मोहम्मद गोरी ने अक्ता किसको जो है प्रदान किया था? अपने सेनापति को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गोरी की कामयाबी के पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा जो है हाथ रहा था। और मोहम्मद गोरी जब भारत में मारा गया, कब? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। कहां मारा गया? झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर जब मोहम्मद गोरी मारा गया, तब यही कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को भारत में मोहम्मद गोरी के जीते हुए क्षेत्रों का सुल्तान घोषित करता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प, अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी थी? कहा जाता है, हालांकि उसमें अलग अलग विचार है, देवी लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के जो स्वर्ण सिक्के थे, गोल्डन क्वाइन थे, स्वर्ण सिक्के सबसे पहले जो है जारी किए गए थे। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा जारी किए गए थे। किसके द्वारा जारी किए गए? मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है जारी किया गया था। दरअसल आगे पढ़ाऊंगा कि मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बख्तियार खिलजी को जब भेजा जाता है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाने के लिए, वो ऐसा कर भी देता है, तब भारत के लोगों का तुर्क लोगों के प्रति जो नफरत थी उस भावना को शांत करने के लिए, या हो सकता है कि और उकसाने के लिए, इसने सोने के सिक्के जो है जारी किया, गोल्डन क्वाइन जारी किया। और उस गोल्डन क्वाइन पर जो है एक तरफ जो है खुद मोहम्मद गोरी की तस्वीर थी, जबकि दूसरे तरफ धन की देवी लक्ष्मी की जो है तस्वीर थी। इस बेवकूफ को नहीं पता था कि भारत में कितना सिस्टमेटिक मामला है। आज भी भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की तस्वीर, मां जानकी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो है तस्वीर, अब लक्ष्मी जी के साथ आनी चाहिए थी विष्णु जी की तस्वीर, लेकिन जो है अपने सिक्कों पर इसने जो है किसकी तस्वीर जारी किया था? अपना। तो जाहिर सी बात थी, धार्मिक भावनाएं और आहत हुई थी। कुछ इतिहासकारों ने यहां तक लिखा कि इसी वजह से मोहम्मद गोरी को खोखरी वंश के जो है किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा झेलम नदी के तट पर मौत के घाट उतार दिया गया था। बहरहाल भारत में स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? जी हां, मोहम्मद गोरी था। लेकिन चांदी के अगर जो है पूछे कि सिक्का जो है किसने जारी किया, सिल्वर क्वाइन जो है किसने जारी किया, तो अभी बताया था। कौन जारी किया था? गजनवी ने जारी किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। अभी आपको मैंने बताया था कि संस्कृत उसमें उस पर उल्लेख भी किया गया था, और उस सिक्कों को जो है दिल्ली वाला के नाम से जो है जाना जाता था। तो ये चांदी के सिक्के गजनवी ने जारी किए। अगला प्रश्न को जो है देखिए, शाहनामा का लेखक कौन था? बताने की जरूरत नहीं, शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था। शाहनामा किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई जो है ये पहली पुस्तक थी। और फिरदौसी को फारसी भाषा का पहला जो है कवि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि फिरदौसी ने जब शाहनामा लिखा था तो महमूद गजनवी ने उससे ये वादा किया था कि हर एक हरूफ का मतलब अक्षर, हर एक अक्षर के लिए उसको कितना मिलेगा? 1 दिनार जो है प्रदान किया जाएगा। जब शाहनामा करीब 3 वर्ष के जो है अथक प्रयास से इसने लिख करके और जब इसके राज दरबार में लाता है तो उसमें पता किया गया तो जो है कुल कितने शब्द दिए गए थे? 60,000 शब्द जो है थे, 60,000 जो है अक्षर लिखे गए थे। तो जाहिर सी बात थी इसको जो है कितना जो है मिलना चाहिए था? 60,000, लेकिन इतना मिला नहीं। एक जो है अक्षर के लिए इसको 1 दिरहम जो है दिया गया।
1 दिरहम दिया गया। बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक व्यक्ति को कहा जाए कि तुम जो है एक साहित्य रचना करो, तुम्हारे लिखे गए साहित्य में जितने भी शब्द होंगे हर एक शब्द के लिए तुमको 1 रुपया मिलेगा, लेकिन मिले कितना? 1 पैसा, तो उसको बुरा लगेगा। ऐसे ही यहां भी हुआ। फिर दौसी को इतना बुरा लगा कि महमूद गजनवी के दरबार से ये चला जाता है और जो कुछ भी पारितोषिक दिरहम के रूप में दिया जा रहा था उसने लेने से मना कर दिया। बड़ी गरीबी की जिंदगी जो है महमूद गजनवी ने काटा। शाहनामा में इसने भारत के साथ साथ जो है ईरान का इतिहास का भी जो है उल्लेख किया। बाद में जब महमूद गजनवी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो महमूद गजनवी ने अपने लोगों को जो है, कहा जाता है कि अपने लोगों को वहां भेजता है 60,000 जो है दिनार यानी सोने के सिक्के को जो है दे करके कि नहीं उस व्यक्ति को ये सिक्के जो है दिए जाए और फिरदौसी को वापस जो है बुलाया जाए। लेकिन जब इन सिक्कों से भरा हुआ जो है गाड़ी लेकर के ये लोग जब पहुंचे थे, ऊंटों की तब जो है गाड़ी होती थी, ऊंटों पर लाद करके इसको ले जाया गया था, तो उस दिन फिरदौसी का जनाजा जो है उठ रहा था। उसकी इकलौती बेटी ने उन पारितोषिक को या कह लो सिक्कों को लेने से जो है मना कर दिया था। इसीलिए महमूद गजनवी ने कहा कि फिरदौसी गया जरूर लेकिन जो है मुझको जिंदगी भर का जो है कर्जदार बना करके चला गया। अलबरूनी जिसने बताया था अभी कि इसने जो है कौन सी किताब लिखी थी, जी हां कुव्वतुल हिंद का जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर प्राप्त करें। जी हां, इन विदेशी आक्रमणकारियों का जो है ये नाम दिया गया है जिनके आक्रमण करने का क्रम मैंने बताया कि भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया, जो कि है नहीं। महमूद गजनवी जिसने कि 1000 ईस्वी में बलूचिस्तान पर और 1001 ईस्वी में जयपाल के खिलाफ जो है उसने पेशावर पर जो है अटैक किया, पंजाब पर अटैक किया था। तो सबसे पहले कौन आएगा? कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही सिर्फ यहीं पर ये दिया है इसलिए ये विकल्प सही है। उसके बाद मोहम्मद गोरी का भारत पर अटैक हुआ सबसे पहले 1175 ईस्वी में। तैमूर लंग इसने जो है 1398 में भारत पर जो है अटैक किया था। जी नहीं, उससे भी पहले जो है चंगेज खां का जो है भारत पर आक्रमण हुआ था और ये जो है हुआ था 1222 ईस्वी में, 21-22 में हुआ था, यानी 2, उसके बाद कौन सा 3, उसके बाद कौन सा 1, उसके बाद जो है तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें। 1175 में मोहम्मद गौरी का भारत के किस राज्य पर प्रथम आक्रमण हुआ? पूरी कहानी ही बता दिया था। मोहम्मद गौरी ने 1175 में पहली बार मुल्तान पर अटैक किया था। मुल्तान पर जो है अटैक किया, जबकि और यहां पर उसने किसको पराजित किया था? अभी मैंने बताया था कि भीमदेव प्रथम को पराजित किया और जो है इनको मौत के घाट उतार दिया था। दूसरा इसका अटैक जो हुआ था 1175 के बाद 1178 में। 1178 में इसने पाटन पर अटैक किया था। पाटन का मतलब जो है गुजरात। प्रश्न में ऑलरेडी कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, अंतिम विकल्प सही होगा। मोहम्मद गौरी 1178 में पाटन पर अटैक किया लेकिन जो है पराजित हुआ था। किसके द्वारा? भीमदेव सेकंड के द्वारा, सोलंकी वंश के शासक के द्वारा पराजित कर दिया गया था। अगला प्रश्न को देखें। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम और 17वां आक्रमण किसके खिलाफ था? महमूद गजनवी ने सबसे पहले जयपाल के खिलाफ जो है अटैक किया। उसके बाद जो है उसने 1004 ईस्वी में 1004 ईस्वी में कहां पर अटैक करता है? जी हां, उच्च पर अटैक करता है। वहां बजरा सिंह को जो है पराजित करता है। उसके बाद इसका अगला अटैक जो है 1005 में होता है, 1005 में, और इसने जो है किसको? फतह दाऊद को जो है पराजित करता है। फतह दाऊद को जो है पराजित करता है। ये पूरा आईपीएल बना रखा था। हर साल भारत पर अटैक किया। भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करने वाले शासक अपने आप को स्वतंत्र जो है घोषित कर चुके थे।
और उनका अपने पड़ोसी राजाओं से वैसे ही संबंध था जैसे भारत पाकिस्तान का है। तो जो आपसी मतभेद था उसका जो है फायदा उठाया मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, और इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को जी भर के लूटा। ऐसा नहीं था कि भारत में इनके जैसे शक्तिशाली ताकतवर कोई शासक नहीं था। अभी मैंने जो है आपको प्राचीन भारत को पढ़ाया तो बताया कि चोल वंश का शासक इस समय भी दक्षिण में राजराज प्रथम, जिसने कि पूरा दक्षिण पूर्व एशिया को जो है जीत रखा था, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों का उत्तर भारत वालों से कोई लेना देना नहीं था। और आज की तरह कम्युनिकेशन के जो है सब व्यवस्थाएं भी नहीं थी। ये भी एक जो है वजह था। एक वर्ण व्यवस्था जो थी उन दिनों भी जो है भारत के लिए और आज भी जो है नासूर बनी हुई है। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी जब जो है अटैक किया तो कुछ ऐसी जनजातियां थी जिन्होंने उनका सहयोग भी किया, क्योंकि भारत उन दिनों उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो है बटा हुआ था और उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग को इंसान समझते ही नहीं थे। वो अलग बात थी कि उच्च वर्ग के लोग धनाढ्य थे लेकिन संख्या कम थी, निम्न वर्ग के लोग गरीब थे लेकिन संख्या अधिक थी। यही वजह था कि जब उच्च वर्ग के लोगों को विदेशी ताकतों ने लूटा, बर्बाद किया, तो निम्न वर्गीय लोग जो थे इन विदेशियों का सहयोग भी किए। बहुत से ऐसे जो है प्रमाण मिलते हैं कि महमूद गजनवी ने निम्न जाति के लोगों को अपनी सेना में जो है भारत में भर्ती भी किया था, जगह भी दिया था, क्योंकि भारत की उस समय वर्ण व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी। जिन मजदूरों को इस्तेमाल करके सड़क का निर्माण करा लिया जाता था, जिन मजदूरों का इस्तेमाल करके कुआं बनवाया जाता था, वो कुआं बन करके तैयार हो गया तो उनको उस पर पानी पीने से रोक दिया जाता था कि तुम पानी नहीं पी सकते हो क्योंकि तुम अछूत हो। जब वो अपना खून पसीना बहा करके उसकी खुदाई करके उसको तैयार किया तब अछूत नहीं था, लेकिन बन करके तैयार हो गया तो वहां पानी पिएगा तो अछूत हो जाएगा, उसकी परछाई पड़ जाएगी। तो उसी के खून पसीना बहा करके खोदे गए कुएं से तुम 10 घड़ा पानी शरीर पे डाल लोगे तो शुद्ध हो जाओगे। तो ये जो तुच्छ मानसिकता थी ये मध्यकाल में भारत की बर्बादी का जो है सबसे बड़ा वजह रही थी। बहरहाल महमूद गजनवी का जो 16वां आक्रमण था, कौन सा 16वां आक्रमण? 16वां आक्रमण ये सोमनाथ मंदिर पर था। कहां पर? सोमनाथ मंदिर पर। कब हुआ था? तो 1025 में हुआ था। कब हुआ? 1025 में। सोमनाथ मंदिर जो कि वर्तमान में गुजरात वाला जो बेल्ट है यहां पर जो है, इस वाले बेल्ट पर अहिलवाड़, काठियावाड़ की राजधानी अहिलवाड़ में था। सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर सोने से ही बना हुआ था, लेकिन महमूद गजनवी इसलिए जो है इस मंदिर पर 2 बार पहुंच करके भी अटैक नहीं किया। किंवदंतियों के अनुसार यहां बाबा भोलेनाथ की जो प्रतिमा थी वो हवा में लटकती हुई थी। उसको इस तरह से उसकी वास्तु कला थी कि उस प्रतिमा को हवा में बिल्कुल जो है चुंबक पर मैग्नेट के जो है अट्रैक्शन फोर्स से जो है बैलेंस कर दिया गया था। इसलिए महमूद गजनवी या उनके लोगों को यह डर था। आज भी आप किसी मंदिर में जाओ और देवता की प्रतिमा हवा में लटकती हुई बिल्कुल मिले तो चाहे कोई भी देवता हो या तो हनुमान चालीसा ही आएगा। उन दिनों भी महमूद गजनवी को जब इसकी बारे में जानकारी की, इसके पीछे क्या वास्तविकता है, जानकारी होती है विष्णुधर के द्वारा। विष्णुधर पंडित जो कि उस मंदिर के पुजारी थे और जो है कुछ सिक्कों पर जो है ये बिक गए। भारत ही वो देश है जहां आज भी कुछ लोग पैसे के लिए इतना गिर जाते हैं जितना पैसे की कभी कीमत नहीं गिरती है। और उन्होंने बताया कि इसके पीछे जो है क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तकनीकी है। गर्भगृह की खुदाई कराई गई तो जो है बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा जो है जमीन पे आ जाती है। उसके बाद पूरे मंदिर को जो है तहस नहस कर दिया गया। कहा जाता है सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके महमूद गजनवी को 700 मन सोना, 700 का मतलब जो है मन में 40 केजी होता है, और लगभग इतनी ही जो है चांदी और दूसरे जो है हीरे जवाहरात जो है प्राप्त हुए थे। अगाध धन दौलत प्राप्त हुआ था। बाबा भोलेनाथ के उन दिनों अनुयायी थे जो जाट जनजातियां थीं। आज तो खैर पूछना ही नहीं है, लेकिन उन दिनों इनकी स्थिति अभी जो है जनजातियां थीं। इन्होंने ही महमूद गजनवी को रोकने का प्रयास किया। महमूद गजनवी जिसने कि सोमनाथ मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया, उसके सैनिकों पर इन्होंने जो है अटैक किया।
इनके द्वारा लूटे गए कुछ धन को जाटों ने प्राप्त किया, लेकिन जाटों ने उसे उठा करके आज भी यहां पर जो है प्राचीन काल की जो ये कांबे की खाड़ी थी, इसे अब जो है खंभात की खाड़ी कहते हैं, उसमें जो है उसको जो है डाल दिया। कहा जाता है आज भी ऐसी स्थिति है कि टूटे हुए विग्रह को, मूर्तियों को हम लोग जो है नदी या समुद्र में जो है उसका धार्मिक एक प्रक्रिया के तहत जो है अंत कर देते हैं। जाटों ने भी ऐसा किया। जाटों ने महमूद गजनवी को इसी 16वीं अटैक में उसकी सेना के जो है कुछ लोगों को जो है मार दिया था और उनका कुछ धन जो है लूट लिया था। इन्हीं से बदला चुकाने के लिए महमूद गजनवी ने अंतिम अटैक 17वां जाटों के खिलाफ जो है किया था। किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ जो है किया था। और उस युद्ध में महमूद गजनवी कहा जाता है कि घायल भी हुआ। इस कदर जो है घायल हुआ, लेकिन उन दिनों की परंपरा के अनुसार महमूद गजनवी जानता था भारत में निहत्थों पर वार नहीं होता है। अपनी तलवार फेंक करके दोनों हाथ ऊपर, और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार निहत्थों पर वार करना अधर्म था, इसलिए इसे मारा नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी उनका इतना अच्छा इलाज कर दिया गया था कि महमूद गजनवी अपने देश गया जरूर, लेकिन फिर लौट करके फिर भारत पर कभी अटैक नहीं किया। और महमूद गजनवी का कब 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी में जो है गजनी में ही जो है मौत हो जाती है। तो दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। आज के इस सेशन में बस इतना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये सेशन आपको कैसा लगा? आप जो है अपने उत्साहवर्धक शब्द जो है जरूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।